विशालाक्षी काशी राज्य के राजा की इकलौती पुत्री थी। सौंदर्य में उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। सौंदर्य के साथ साथ यदि विद्या भी हो तो वह सोने में सुगंध के समान होता है। यही सोचकर राजा ने उसे श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। शिक्षा पूर्ण होते ही वह विवाह योग्य युवती हो गई। तुम किस प्रकार के वर को पसंद करती हो? पिता ने स्नेहपूर्वक पूछा। तब विशालाक्षी ने उत्तर दिया, वर में विद्या, चरित्र और रूप, ये तीनों आवश्यक हैं। विद्याहीन पुरुष एक विचित्र पशु के समान होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी संपत्ति हो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। विद्या के अभाव में रूप में भी कोई प्रकाश नहीं रहता। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि वह शिक्षित नहीं है तो उसका सौंदर्य भी अर्थहीन हो जाता है। विद्याहीन व्यक्ति के हाथ में धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता, इसलिए वर के लिए प्राथमिक योग्यता शिक्षा है। चरित्रहीन व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा, सुंदर और धनवान भी हो तो भी वह व्यर्थ है। व्यक्ति का मान सम्मान उसके चरित्र पर ही निर्भर करता है, इसलिए चरित्र को दूसरा स्थान दिया जाता है। रूप मनुष्य को प्रथम दृष्टि में आकर्षित करता है। आर्योक्ति है, जहां सौंदर्य होता है वहां गुण भी होते हैं। अतः रूप को तीसरे स्थान पर रखती हूं। चौथा है संपत्ति। धनम मूलम इदम जगत। यह कहावत शायद ही किसी ने न सुनी हो। आज के युग में चाहे अच्छा काम हो या बुरा, धन ही उसका मूल आधार है। यह आप भलीभांति जानते हैं। पिताजी, मैं आपसे कुछ नया नहीं कह रही हूं। अतः मैं चाहती हूं कि मेरा वर संपत्तिवान भी हो। आपके लिए एक निर्धन दामाद शोभनीय नहीं होगा। और जैसा कहा जाता है, कन्या वरते रूपे, अतः वर सुंदर भी होना चाहिए। मेरे मन की बात मैंने कह दी, अब आगे आपकी इच्छा। राजा को उसकी बातें अत्यंत सुबोध और यथार्थ लगी। वे कठोर सत्य थीं। पहले से ही अपनी पुत्री के प्रति उनके हृदय में असीम स्नेह और मोह था। ऊपर से वह न केवल सौंदर्यवती थी बल्कि विद्वान भी थी। पिता ने निश्चय किया कि अब उसे योग्य वर ढूंढना है, लेकिन उनके मन में शंका ने भी घर कर लिया। स्त्रियां तो सर्वगुण संपन्न होती हैं, लेकिन पुरुषों में वैसे गुण कम ही मिलते हैं, वह भी अविवाहितों में तो और भी कम। क्या मैं विशालाक्षी के लिए उपयुक्त वर ढूंढ पाऊंगा? उन्होंने अपने दूतों को विविध देशों में भेज दिया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक संध्या राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पालकी में बैठकर केदारेश्वर की पूजा के लिए निकली। गंगा के तट पर पहुंची, जहां सोपानों पर कुछ विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे थे। पढ़ी लिखी विशालाक्षी के कानों में वह गूढ़ तर्क गूंजे तो वह उन्हीं में रम गई। और तभी उसकी दृष्टि एक ऐसे युवक पर पड़ी जो उन विद्वानों के बीच जैसे तारों के मध्य चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसका सौंदर्य मनमठ को भी लज्जित करने वाला था। गंभीरता ऐसी कि जैसे कोई भरा हुआ कलश जिसमें शब्दों की धार हो, फिर भी शांति और संयम से भरा हो। वह युवक बोल नहीं रहा था, केवल सुन रहा था, किंतु उसकी मौन उपस्थिति ही वातावरण को बांध रही थी। और राजकुमारी उसी क्षण मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय कर बैठी। उसकी जानकारी के लिए सखी को भेजा और स्वयं मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि विवाह उसी से हो जाए। परंतु जानकारी में कुछ नहीं आया, केवल इतना कि वह युवक अपने को शास्त्री कहलवाता है। न स्थान बताया, न नाम, और बातें करने से पूर्व ही उठकर चला गया। किंतु विशालाक्षी ने उसमें एक रहस्य देखा, एक आकर्षण महसूस किया जो सामान्य नहीं था। और जब माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि राजकुमारी किसी से प्रेम करती है, तो राजा ने बिना विलंब उसके साथ विवाह करा दिया। परंतु विवाह के कुछ ही समय पश्चात यह ज्ञात हुआ कि वह युवक केवल सौंदर्य से संपन्न था, बुद्धि से नहीं। न ज्ञान था, न विवेक। कल जो पढ़ता था उसे आज याद नहीं रहता था। संसार और विवाह के अर्थ तक से वह अनभिज्ञ था, और पति सुख से भी वह राजकुमारी को वंचित रखता रहा, जिससे विशालाक्षी का हृदय भीतर ही भीतर टूटने लगा। फिर समय ने एक और क्रूर मोड़ लिया। राजा एक असाध्य रोग से पीड़ित हुए और कुछ ही सप्ताहों में उन्होंने अंतिम श्वास ली। राज्य अनाथ हो गया।
सर्वसम्मति से विशालाक्षी को ही महारानी घोषित कर दिया गया। अब वह सिंहासन पर बैठी, परंतु बाहर से जितनी भव्यता थी, भीतर का अंतर्मन उतना ही रिक्त और संकोचों से भरा हुआ था। वहां सत्ता का भार था, पर एक स्त्री की सहज जिज्ञासा, कोमल इच्छाएं, स्नेह पाने की तीव्र चाह और स्त्रीत्व की वह छटपटाहट भी थी जो अब तक केवल कर्तव्यों में दबा दी गई थी। काशी की सिंहासन पर अब महारानी विशालाक्षी विराजमान थी, सौंदर्य, बुद्धि और मर्यादा की प्रतिमूर्ति। पिता की मृत्यु और अयोग्य पति के होते हुए उन्हें सत्ता संभालनी पड़ी थी, पर उनके अंतर्मन में अब भी एक ऐसी रिक्तता थी जो एक स्त्री के भीतर जन्म लेती है जब उसे स्नेह, सामीप्य और जीवन के साझीपन की तीव्र चाह होती है। ऐसे ही दिनों में आर्यमान, राज्य का सेनापति, एक बार फिर दरबार में उपस्थित हुआ। ललाट पर तेज, वाणी में गरिमा और हर बात में समझदारी की स्पष्ट झलक थी। विशालाक्षी की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वह भूल गई कि वह एक रानी है। मन में एक स्त्री जागी जो देखकर ही पुलकित हो उठती है। आर्यमान ने भी झुके सिर से कहा, महारानी, मेरी तलवार और निष्ठा सदैव आपकी सेवा में है। उसकी आंखों में एक स्थिर आग थी, मर्यादित लेकिन गहन। धीरे धीरे वे दरबार में अधिक निकट आने लगे। युद्ध योजनाएं, राजकोषीय मंत्रणाएं, हर विषय में वे साथ बैठते, पर बीच बीच में उनके बीच की चुप्पियां बोलने लगती। रात के समय दीर्घाओं में पहरे कम होने पर रानी अक्सर छत की ओर जाती और आर्यमान भी संयोग से वहीं टहलते दिखाई देते। चांदनी के नीचे बिना कहे कुछ कह देने वाले भावों का आदान प्रदान होने लगा। दोनों के बीच एक मौन आकर्षण पनप चुका था, वह आकर्षण जो मर्यादा में बंधा हो पर भीतर से जलता रहे। काशी के राज दरबार में अब कानाफूसी होने लगी थी। कुछ दरबारी जो रानी के निकट नहीं थे, उन्होंने यह भांपना शुरू कर दिया कि महारानी और सेनापति के बीच कोई संबंध केवल प्रशासनिक नहीं रह गया है। दिन में मंत्रणा के बहाने और रात्रि में टहलने के बहाने यह बढ़ती निकटता अब कुछ सेवकों की आंखों से भी ओझल नहीं थी। एक बार महारानी ने आर्यमान से चुपके से एक पत्र मंगवाया। वह पत्र राजकोष की रणनीति से जुड़ा था, पर उसमें लिखा गया एक पंक्ति, आपके बिना मेरी योजनाएं अधूरी हैं। किसी सेवक ने पढ़ ली और वही बात धीरे से दरबारी झरोखों तक पहुंच गई। रानी का पति किंशुक, जो अब केवल नाम का राजा था और पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका था, वह भी इन चर्चाओं से अछूता नहीं रहा। पहले वह ना समझ था, पर अब उसमें जलन की आंच धीरे धीरे सुलगने लगी। एक दिन उसने रानी के महल के बाहर एक सिपाही से रुककर पूछा, आज सेनापति कितनी देर यहां था? सिपाही चौंक गया। राजा किंशुक इन हलचलों से उदासीन था, एक अनजान खिलौना जो राज मुकुट पहनकर भी आत्मा से नग्न खड़ा था। लेकिन वह कोई मूर्ख नहीं था। वह पिछले कुछ महीनों से एक वैद्य के संपर्क में था जो गुप्त रूप से उसे औषधियां दे रहा था। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा था, पर किसी को इसका पता नहीं था। जब यह निश्चित हो गया कि महारानी के मन में आर्यमान के लिए कोमल भावनाएं हैं, तब उसने रानी से सीधे बात करने की ठानी। एक दिन जब रानी अष्टकोणीय कक्ष में अकेली बैठी एक युद्ध योजना पर विचार कर रही थी, वह वहां पहुंचा। स्वर में कांपती हुई कठोरता थी। रानी, तुम्हें अब अपने आचरण की मर्यादा समझनी चाहिए। एक सेनापति से इस प्रकार का व्यवहार क्या उचित है? विशालाक्षी ने उसकी ओर देखा। आंखों में न ताज्जुब था न डर, बस उपेक्षा। तुम्हें अब अपनी हैसियत की मर्यादा समझनी चाहिए, उसने धीरे से कहा। तुम पति के नाम पर केवल एक छाया हो, न मुझसे सहवास का साहस, न राज्य चलाने की समझ। मेरे हृदय के विषयों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। किंशुक को जैसे किसी ने बीच सभा में नंगा कर दिया हो। रानी चल दी, उसे पीछे छोड़कर, जैसे वह उसकी दृष्टि के योग्य भी न हो। इस बीच काशी राज्य आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा था। राजकोष दिनों दिन खाली होता जा रहा था। तब एक विशेष रात्रि महल के गुप्त कक्ष में सेनापति आर्यमान ने योजना रखी। रानी, निकटवर्ती राज्य मालवन इस समय दुर्बल है,
वहां का खजाना भरा हुआ है और सेना अस्त व्यस्त। यदि हम एक सीमित और योजनाबद्ध आक्रमण करें तो केवल 2 सप्ताह में राज्य को समृद्धि मिल सकती है। रानी ने उसकी आंखों में देखा। वह प्रस्ताव राजनीतिक था, पर स्वर में आग्रह कुछ और कह रहा था। रानी मौन रही, फिर उसने विचार करके निर्णय देने की बात कही। अब रानी और सेनापति की गुप्त मुलाकातें और घनी होने लगी, कभी दीर्घाओं में, कभी पुस्तकालयों के नीचे बने पुराने तहखानों में। और उधर राजा किंशुक ने अपनी असहायता को हथियार बनाकर दबाव बनाना शुरू किया। अब वह रातों को दरबार में रुकने लगा, राजाज्ञा जारी करने लगा और रानी से यह कहने लगा कि उसे आर्यमान से दूरी रखनी चाहिए। पर अब सीमा पार हो चुकी थी। एक रात जब रानी और सेनापति अकेले बैठे थे, राजा किंशुक ने उनको बात करते सुन लिया कि आर्यमान और विशालाक्षी मालवन पर आक्रमण की गुप्त योजना बना रहे हैं। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। उसने कुछ देर तक द्वार की आड़ से रानी और सेनापति की बातचीत सुनी, फिर भीतर प्रवेश कर गया। उसकी आवाज में संयम था, लेकिन आंखों में पीड़ा। रानी, क्या तुम सेनापति की बात मानकर भूल करने जा रही हो? क्या तुम भूल गईं कि मालवन राज्य तुम्हारे स्वर्गीय पिता का मित्र राज्य था? उनसे बैर लेना काशी के भविष्य के लिए घातक हो सकता है। रानी ने उसकी बात शांत चेहरे से सुनी, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा की बात मानने का कोई इरादा उसके भीतर नहीं था। उसके जाते ही सेनापति आर्यमान ने उसकी मौन असहमति को शब्दों में बदल दिया। यह अब हर रोज बढ़ेगा। वह तुम्हारे जीवन को ही नहीं, इस राज्य को भी जकड़ने की कोशिश करेगा। मेरी रानी, वह कोई योग्य पुरुष नहीं है, न शरीर से, न मन से, न बुद्धि से। वह न तुम्हें पति सुख दे सकता है, न तुम्हारे साथ राज्य की जिम्मेदारी बांट सकता है। अगर तुम सच में अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहती हो तो तुम्हें उस बाधा को रास्ते से हटाना होगा। रानी उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अब संकोच की जगह एक नई आग थी। आर्यमान ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर युद्ध में, हर जीत में, हर रात में। केवल एक निर्णय की देर है। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी में सहमति का आभास था। उसी रात से रानी और सेनापति ने राजा की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी महल की छत पर पड़ रही थी, सेनापति आर्यमान ने रानी से कहा, राजा को मारने का सबसे सरल उपाय यही होगा कि हम उसे भ्रमण के बहाने पास की गहरी खाई तक भेजें। वहां उसके साथ कुछ विश्वस्त सेवकों को भी भेजा जाएगा। सबको यही लगेगा कि राजा पैर फिसलने से गिर पड़ा और मौत हो गई। तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। सब इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानेंगे। रानी ने उसकी योजना को गंभीरता से सुना और उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अजीब सा संतोष झलकने लगा। परंतु वह नहीं जानती थी कि दरवाजे के पीछे राजा का एक गुप्त सेवक यह सब सुन चुका था।